एक चैप्टर अपना हो गया था। अपन स्टार्ट क्या किए थे? स्टार्ट किए थे प्लांट फिजियोलॉजी। क्या स्टार्ट किए थे? प्लांट फिजियोलॉजी। ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आएगा। इसको अपने को रिलेट करना है। क्लियर? उसको आवाज़ देना। इधर अभी एनसीईआरटी बंद कर दो सब लोग। देखो, अपन ने स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर की वजह से, मतलब ये प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसी चैप्टर की वजह से जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को, सोलर एनर्जी को हम किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? केमिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? केमिकल। मतलब कि सोलर एनर्जी को हम प्लांट फिजियोलॉजी के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? आप देखिए, जो एबायोटिक मटेरियल होते हैं, जो एबायोटिक मटेरियल हैं हमारी इन्वायरमेंट में, आपका एबायोटिक मटेरियल में 5 आ जाएंगे। बोलिए कौन कौन सा? सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ये 5 चीज़ें एबायोटिक मटेरियल हैं। एबायोटिक मटेरियल को अपन ने बायोटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए मैंने फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले पढ़ा। मतलब आप ये सोचिए, जो चीज़ें मरी हुई हैं उस चीज़ों को हम लिविंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 1 सेकंड लगेगा, मतलब अपन इसको देखो रिवीजन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। क्या पढ़ा? सबको अच्छे से याद है? बोलिए एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल आपस में मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आई तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन कब आई थी? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी टाइम पे हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सब रिलेट करना सीखोगे तो मजे आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपको ग्लूकोज मिल गया। यदि ग्लूकोज मिल गया मतलब ये केमिकल एनर्जी मिल गई जो कि हम लिविंग को देंगे किसी भी तरीके से। आप याद रखिएगा, ग्लूकोज का ही पार्टिकल खा के सारे लिविंग का सर्वाइवल पॉसिबल है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो अपन लोग हो, चाहे वो प्लांट हो। सबका लाइफ पॉसिबल है तभी जब वो ग्लूकोज बना होगा। मतलब यदि हम ग्लूकोज ना बोलें तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फूड। क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक फूड ही लेके ये सबका लाइफ पॉसिबल है। अब फोटोसिंथेसिस, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे हो गया। फिर जो हमारी साइक्लिक थी वो कैसी थी? लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऑक्सीडेशन, डार्क रिएक्शन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में 2 थी, बोलो। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक क्या थी? बोलो। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और रिटर्न वहीं आ जाता था, साइकिल कंप्लीट हो जाता था। एसाइक्लिक बोलो फटाफट। एसाइक्लिक में फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलता था जब उसकी लाइट पड़ती थी, वाटर स्प्लिट होता था। और जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एबायोटिक चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर देता है? बायोटिक में, ठीक है। अभी जो आज तुमको पढ़ाएंगे ना, आज एनसीईआरटी और सीट का बिल्कुल चीज़ें नहीं रहेंगी। आज सिर्फ पुरानी चीज़ों को हम रिलेट करना सीखेंगे। हाँ, इसके बाद आएगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे आपने जो ग्लूकोज बनाया था ना, मेरी बात समझिए, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी थी, सोलर एनर्जी ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब जो ग्लूकोज बनाए थे, तो अब हमारी बॉडी डायरेक्ट तो ग्लूकोज यूज करती नहीं है। ग्लूकोज को किस फॉर्म में यूज करेगी? एटीपी फॉर्म में। समझना ध्यान से, किस फॉर्म में यूज करेगी? एटीपी। और एटीपी मतलब कि एटीपी वाला एनर्जी जो भी होता है कहाँ होता है? पावर हाउस में। अब पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब कि ये सारी प्रोसेस बनने के पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी बना होगा। क्लियर? अब देखिए ग्लूकोज कहाँ आया? ग्लूकोज का हुआ देखिए रेस्पिरेशन, है ना। ग्लूकोज का हुआ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार क्या क्या था? तो रेस्पिरेशन के लिए ये सब अभी जस्ट काम आने वाला है, ठीक है। जो रिवीजन करवाता हूँ, तुमको पता है कि जो मैं स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट पढ़ाता हूँ ना, वो पूरी क्लास में वो होगा, है ना। चलिए,
तो साइटोप्लाज्म के बाद आपका काम आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों लोग आपस में मिलके ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटीपी में। अब ये एटीपी हमारे मतलब ईटीएस के माध्यम से हमारी बॉडी में हर जगह पे रोटेट होता रहेगा, हर जगह पे चलता रहेगा। अब रेस्पिरेशन के बाद जब भी आपने रेस्पिरेशन पढ़ा तो आपको पता है कि ग्लूकोज विदाउट एंजाइम एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, विदाउट एंजाइम एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि हमको एंजाइम भी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? एंजाइम। अब प्लांट यदि जितना अच्छा ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा, इसलिए ग्रोथ कराने के लिए हमको हार्मोन्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हार्मोन्स भी पढ़ेंगे। अब हार्मोन्स कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, पत्तियों में कितना जाता है, किस माध्यम से जाता है, इन सब के रिलेशन के लिए हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर एंड मिनरल रिलेशन। तो हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो यही दोनों हैं। ये जो 3 टॉपिक है ना ये इनकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। तो आपका ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया हूँ। एनसीईआरटी इतने क्वेश्चन भी दे दिए और आप एमटीजी के भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मतलब ये पूरा, अब देखो इन दोनों का रोल ज़्यादा तो है नहीं इन तीनों का, और यहाँ से क्वेश्चन मैंने सुना हूँ कि 30% क्वेश्चन पूरे सिलेबस के आते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देगा और है इजी। जो इसके आप पहले आपने प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ा वो बड़ा है, टफ है, तब क्वेश्चन देता है। ये इजी है तो क्वेश्चन देता है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया ना अपने लिए। चलिए, तो हमने देखो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से समझा। आज हम बहुत डीप से समझेंगे रेस्पिरेशन। क्या समझेंगे? चलिए, तो यदि हम रेस्पिरेशन की बात करें, यदि अपन बात करें रेस्पिरेशन की, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? सेल के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? आंशी आप बताइए। सेल के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है आप बताइए? क्लोरोप्लास्ट। अरे यार ठीक है, अब आप बताइए सेल के किस पार्ट में रेस्पिरेशन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों को याद रखिए, कभी कभी होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आइए, ये मतलब पता है ये जो रेस्पिरेशन है ना, वैसे तो पता एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। पढ़े होगे तो, लिखा है कि नहीं? ऐसा नहीं लिखा है, सॉरी, ऐसा लिखा है कॉमनली ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन, ऐसा लिखा हुआ है। पता है वो एकदम प्योर गलत है, नहीं है। ब्रीदिंग मतलब गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कैसे बोल सकते हैं? तो कुछ कुछ वर्ड वहाँ भी एनसीईआरटी में मिस्टेक हुए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आएगा तो वही बोलेंगे समझ गया, इतना सबको पता है, ठीक है। आइए, मतलब इतनी भी हद नहीं होती कि अब मतलब समझ गए ना। आओ, कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब पढ़ो, जब एनसीईआरटी रीड करोगे ना अच्छे से, तो आप हमको देखो, हमको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने सारे बच्चे हैं ना, वो डाउट पूछ पूछ के वैसे भी याद करा देते हैं। सब सर ये समझा दो, ये पैराग्राफ, तो उनको समझाते समझाते खुद ही आ जाता समझ में, ठीक है। आओ, अब हम पहले ना एकदम बेसिकली रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझेंगे। मैं इसमें एक पॉइंट बोलूँगा, इट इज़ ओह ये कैसे हो गया? आज अपने को सिर्फ बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझना है। देखिए, इट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। मजा आएगा, समझिएगा। इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस। अब कैटाबोलिक प्रोसेस जानने के लिए हमको कैटाबोलिक को समझना पड़ेगा।
अब आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा मेटाबॉलिज्म। जब पूरा रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा ना तो मैं 3 क्लासेस लगाऊंगा बेसिक्स का, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पूरा एकदम बहुत अच्छे से, है ना। तो मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, ठीक है। अब देखिए यदि अपना कैटाबॉलिक अच्छे से क्लियर है ना तो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आएगा एकदम। तो यदि हम बात करें मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है तो बताओ क्या होता है मेटाबॉलिक। आप लोगों ने एक चीज़ और सुना होगा, नॉर्मली सुना होगा आप लोगों ने BMR, और इसको बहुत अच्छे से टीचर्स लोग समझाते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ तक कि जो मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी लैब में काम करता है ना वो भी बोल देता है तुम्हारा BMR बढ़ा है, चाहे उसको मतलब कुछ ना पता हो लेकिन बोल देगा, ठीक है। कि BMR मतलब एकदम हवा बना लिए, हवा नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो पहले हमको मेटाबॉलिक समझाओ फिर मैं ये बताऊंगा। क्या होता है? वो तो तुमने बोल दिया, मतलब तुमने ऐसा मैंने तुमसे पूछा कि K = 2.303/T log A/A-x किसका फार्मूला है, तुमने बोल दिया सर केमिस्ट्री का। खत्म, ऐसा थोड़ी होता है, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन। हाँ गुड। जो भी हम खाना खाते हैं, समझिएगा, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने का ब्रेक डाउन होता है, उससे ATP निकलती है और उस ATP को हमारी बॉडी यूज कर लेती है और वेस्ट मटेरियल निकाल देती है, वो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। क्लियर हुआ एकदम से। आइए मेटाबॉलिज्म में यदि हम बात करें कैटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म वहाँ तक की प्रोसेस होती है कि खाने को ब्रेक करके ATP रिलीज करना, ये होता है कैटाबॉलिज्म। अब जो ATP रिलीज हुए ना उसको हमारी बॉडी यूज कर ले, जो ATP रिलीज हुए तो ATP को हमारी बॉडी यूज कर ले और ये ATP को रिलीज करे। अच्छे से क्लियर हुआ ना एकदम दिमाग में, है ना, कि जो हमारा कैटाबॉलिक है वो ATP रिलीज होते हैं और ये एनाबॉलिक ATP को यूज कर लेता है, हो गया काम खत्म हमारी। जब अब जाहिर सी बात है, देखो यदि ATP रिलीज करेगा मतलब रेस्पिरेशन हुआ होगा, और यदि ATP यूज करेगा मतलब कि वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकला होगा, तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन। इसीलिए बोला गया है, पहला पॉइंट बोला गया है, रेस्पिरेशन इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बट ऑल्सो नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस। अच्छे समझोगे ना तो एकदम दिमाग तक बातें जाएगी और मज़ा आएगा यदि एकदम पूरा दिमाग लगाओगे। सुनो, जिसको इतू सा भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो हमसे पूछ लेना, मतलब यदि तुमको लगे ना थोड़ी सी भी डाउट लगे तो एकदम पूछ लेना। क्लियर हुआ, इतना आ गया ना अच्छे समझ में। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, देखो ये एक्चुअल में ये बाहर में जूलॉजी का है लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। जब भी हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस या कोई भी मैकेनिज्म फास्ट हो जाती है जिससे हमारी बॉडी में हीट रिलीज होती है, हमको फीवर जैसे फील होता है, उसको हम बोलते हैं BMR। इसीलिए जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो सबका BMR रेट बढ़ जाता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा हार्ट बीट वगैरह बढ़ी रहती है, बुखार रहता है, तो वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट तो सबको पता है, मेटाबॉलिक रेट सबको पता है। बेसल मतलब होती है बॉडी, वो किसी की भी हो सकती है। तो जब बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा मतलब ATP ज़्यादा निकालेगा, ज़्यादा यूज करेगा, ज़्यादा निकालेगा, ज़्यादा यूज करेगा, तो अब ATP जब यूज करेगा तो आप भरोसा मानो कि हीट भी निकलती है। जब भी अपन खाना खाते हैं तो डाइजेशन वगैरह होता है, सारी चीज़ें प्रोसेस फास्ट होता है, तो आप देखो गर्मी लगती है कि नहीं लगती, तो हीट भी निकलेगी, है ना, समझ गए ना। अब आओ, ये तो हो गया बेस्ट पॉइंट जो कि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है।
देखो यदि तुम लोगों को लगता है कि ये इजी है तो 11 का टॉपिक है अब तक आ रहा होता, इसका मतलब इजी नहीं है, उसी को आया है जिसको मैं पहले अच्छे से समझा चुका हूँ। यदि कोई बच्चा तुम लोगों को एकदम देसी स्टाइल में कोई जवाब देना, मतलब तुम समझ जाना कि मैं ही सिखाया हूँ। कल क्या हुआ, वहाँ पे ड्रॉपर में पढ़ा रहे थे तो मैंने पूछा कि एक ओवरी को यदि हम काट के निकाल दें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और मतलब यदि मैंने डायरेक्ट बोला कि मैं ओवरेक्टॉमी कर दूं, तो किसी ने मतलब पूरे 150 क्लास बच्चों में किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक लड़की ने हाथ उठाया। जब किसी ने नहीं उठाया तो हम बोले तुम अपनी कॉपी दिखाओ मेरे को, तो कॉपी दिखाई, ऑर्चिक्टोमी, ओवरेक्टोमी, सॉल्पिंगोटोमी, कॉल्पेक्टोमी सब उसकी कॉपी में लाइन से लिखा हुआ था। हम बोले गारंटी तुमने मेरे से पढ़ा है? बोली नहीं सर नहीं पढ़े। हम बोले हो ही नहीं सकता। बोली सर नहीं पढ़े। हम बोले हो ही नहीं सकता। फिर लास्ट में बोलती है हाँ सर आपके वीडियो से पढ़ा है। समझ गए? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टफ चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं तुम लोगों को हमेशा ईजी करके देता हूँ। देखो आपके एक चीज़ और बताऊँ, C3, C4, CAM ये 3 साइकिल ऐसी है ना पब्लिक को याद नहीं होती, नहीं होती ना। कितना प्यारा याद करवाया हूँ, समझ गए ना? एकदम अभी तक याद है। PP CO2 क्या बनाएगा? मैलिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलोस्टिक एसिड, ऑक्जेलोस्टिक एसिड मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बंडल शीथ, पायरुविक एसिड पायरुवेट। खत्म काम। ट्रिक होगा तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की देखेंगे डेफिनेशन। बहुत इजी है डेफिनेशन, अपन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले किसी से पूछ लेता हूँ तो अंदाज़ा लग जाएगा किस लेवल का आता है। कौन बताएगा? आप बताओगे? नेहा बोलो, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या पता है? तुम बताओ अलसिफा, किसको पता है? हाथ ऊपर करो। 1 2 तुम चलो बोलो। आगे और एनर्जी। हाँ मैं सिर्फ इसलिए पूछा हूँ कि मेरे को अंदाज़ा लगे कि मैं किस लेवल से ले चलूँ। ठीक है, आओ कोई दिक्कत नहीं। देखो जब तक नहीं सिखाया नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, सिखा दिया और फिर नहीं आया तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आइए अब यदि हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, तो आपने फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया था बताइए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को किसी लिविंग ने ले लिया, मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें मैंने ले लिया। अब हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होगी हम वो समझते हैं। तो अपन ने क्या किया, ग्लूकोज को अपन ने दिया ऑक्सीजन, ग्लूकोज को क्या दिया अपन ने? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या है? ग्लूकोज का करेगा ऑक्सीडाइज। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज के साथ साथ आप ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो। क्या करेगा इसका? ब्रेक डाउन, है ना। तो ऑक्सीजन जो है इसको आप बर्न भी बोल सकते हो, आप कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, बर्न करेगा, और जैसे ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाएगा, याद रखिएगा ये केमिस्ट्री की भी रिएक्शन है। जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। आपने केमिस्ट्री में भी रिएक्शन पढ़ा होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक हाइड्रोकार्बन है, तो जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करेगा तो यहाँ पे अपने को 2 चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा CO2 और एक मिलेगा वाटर। बट CO2 और वाटर मिल गया, और CO2 और वाटर यहाँ के लिए वेस्ट मटेरियल है। क्या यहाँ के लिए? वेस्ट मटेरियल है। इसके बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होते टाइम पे आपको एनर्जी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है तो आपको किस फॉर्म में मिलेगी? तो एनर्जी आपको ATP के फॉर्म में, ADP के फॉर्म में। यदि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है तो बताना है, नहीं तो ATP को इग्नोर मानना है, ADP को। फिर आपका NADPH2 NADH2 के फॉर्म में और FADH2 के फॉर्म में। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है तो ATP, NADPH2 और FADPH2
या अब क्वेश्चन पढ़ना, यदि आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है एडीपी तो आपको बताना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एडीपी जो होता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी आईपी से रिएक्शन करके हमेशा एटीपी रिलीज करता है। आगे हम देखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब ये देखो, यहाँ पे जब आप इस रिएक्शन का इतना सारा चीज़ करोगे तो आपको ये और ये मिलेगा। अब यहीं पे हमारी जो रिएक्शन है तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। पहले मैं इसका थोड़ा सा रिएक्शन भी लिख देता हूँ। आओ, यदि हम बात करें ग्लूकोज तो C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 12H2O। ऐसा क्यों लिखा हूँ वो समझो, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आया करता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी कंटेंट क्या होता है? रिलीज ऑक्सीजन अपॉन यूज CO2। तो रिलीज ऑक्सीजन 6, यूज CO2 6, 6 से 6 कैंसिल, आ जाएगा 1, यानी कि IQ फॉर ग्लूकोज आता है 1। इसलिए मैंने इसको ये रिएक्शन लिखा हूँ। ये आगे अभी टॉपिक आएगा, इसको हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया हूँ, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और साथ में निकलेगा एनर्जी। अब एनर्जी से जो क्वेश्चंस आते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्म एनर्जी इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, कितनी एनर्जी बनती है? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा 38 ATP। याद रखिएगा, कितनी एनर्जी बनती है 38 ATP, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो जाहिर सी बात है जितनी बनेगी उतनी ही रिलीज होगी। तो आंसर क्या जाएगा? 36 ATP। फिर दो कहाँ गए? तो 2 ATP रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज हो जाते हैं। बच्चे परेशान, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलने के बाद तो आ जाता है ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो 2 ATP यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, इस पूरी रिएक्शन में अपने को टोटल मिलते हैं, अपने को टोटल यहाँ से टोटल 38 ATP रिलीज होते हैं। 38 ATP में 2 ATP उसकी प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये भी तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना, ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ना, ये भी तो एक लिविंग सेल में हो रही है। लिविंग सेल में हो रही है तो ये एनर्जी यूज नहीं होगी क्या? तो 2 ATP यूज हो जाते हैं, तो रिलीज कितने होते हैं? तो टोटल 36। अब यदि इसी ATP को आपको कभी कभी ना किसी बुक में, शायद MP बोर्ड की बुक में मैंने पढ़ा था किसी बुक में, तो आपको ना ये यहाँ पे ATP के फॉर्म में नहीं रहता, किलो कैलोरी के फॉर्म में रहता है। तो कितना? 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है किसमें? एक प्रोसेस में। अब यदि तुम लोगों को कहीं भी कोई और डेफिनेशन मिल जाए ना लिखी हुई, तो एकदम डंके के चोट में बोल सकते हो कि वो गलत है, ये एकदम सही है, ठीक है। और ये होती कहाँ है? तो इसको कंप्लीट करने के लिए मेन रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, बट कुछ प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, अभी समझाऊंगा जस्ट। तो कुछ प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यदि आपसे एग्जामिनर जबरदस्ती पूछना चाहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी कौन रोल करता है, कौन है ऐसा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी थोड़ा बहुत रोल करता है, तो आएगा साइटोप्लाज्म। क्यों? अभी मैं जस्ट प्रूव कर रहा हूँ इसकी चीज़ को। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए, एक बार रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद नहीं रखना। आपने कहा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या याद किया? आपने दिमाग में 4 चीज़ों को लाया,
और क्या बनाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप पहले किसी को भी कैसे भी बोल दो चलेगा। रेस्पिरेशन के यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पहले आप बताओ, एक बार देख के बताओ, मैं बोल दूं एक बार, देखिए सुनिए सब लोग। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज in the presence of oxygen release carbon dioxide, water and energy is called respiration। एकदम कितना इजी है, बन जाएगा, बोलो। तुमको कोई परेशान कर रहा है क्या? कोई परेशान किया तुमको क्लास में? तो फिर डर क्यों रही हो? एकदम बोलो ना, सही बोल रही हो तुम, बोलो। नहीं बोलोगी? हिंदी में बता दूं, हिंदी में बोल दूं? तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा का निकलना रेस्पिरेशन कहलाता है। इजी है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है और जो पानी निकला है और जो एनर्जी निकली है, तीनों का सीक्वेंस याद रखना। पहले हमने लिखा था वाटर, फिर हाँ क्या क्या लिखा था पहले? ये क्वेश्चन कितना बड़ा विकराल रूप लेके आएगा अभी तुम देखना। ये अभी इजी में हो गया ना, अभी कितना बड़ा रूप लेके आएगा जस्ट अभी देखना तुम लोग। अभी आता है फर्स्ट टाइम डिकार्बोक्सिलेशन हुआ या डिहाइड्रोजनेशन हुआ, आएंगे क्वेश्चन, लेकिन अब वो थोड़ा सा समझ गए ना, हाँ तो मजा आएगा। बस ये साइकिल याद रखना, जितना अभी मैंने तुमको सिखाया ना इतना याद रख लोगे ना, तुम्हारा चैप्टर गया खत्म। इतना ही इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलो, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया क्या? अब आपको इमेजिन करना है। पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ थोड़ा सा। अपने को पता है कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ये O2 के अब्सेंस में और ये O2 के प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शन, ऐसा रेस्पिरेशन जो O2 के अब्सेंस में होगा, ये आपको देगा 2 ATP। ये सारे क्वेश्चन हैं, याद रखना। जितने शब्द बोलता हूँ हर एक शब्द क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि O2 के प्रेजेंस में होगा तो ये आपको देगा 36। यदि आपको कभी किसी बुक में 36 ऑप्शन में नहीं है तो 34 ATP आंसर जाएगा। कब? ये डाउट लेके मेरे पास मत आना, जब टेस्ट दूंगा तो डाउट लेके आओगे। तो जब 36 ATP यदि ऑप्शन में ना हो तो आंसर जाएगा 34 ATP, क्योंकि उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में टोटल 36 बनते हैं तो फिर 2 तो यूज कर लेगा वो, तो 34 बचेंगे। क्लियर? आइए अब यहाँ पे ये अपना ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक एरोबिक दोनों में होता है, समझ गए? ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होगा और सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये वाली प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में होगी और ये पूरी प्रोसेस होगी अब मेनली इसी प्रोसेस में निकलता है ATP। तभी मैंने तुम लोगों को अभी बोला था कि यदि क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ATP निकलना, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ATP निकलता है। लेकिन यदि मैंने बोला था कि यदि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, देखो क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। यदि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि नहीं आप साइटोप्लाज्म बोलो, तो आपको 4 नंबर चाहिए तो आप बोल देना, क्योंकि बेचारे का थोड़ा सा रोल, समझ गए? आओ अब यदि अपन बात कर रहे हैं इसका कि ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस होता है 10 स्टेप में। याद है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, फिर
3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुवेट। अभी तुम लोगों को भी याद कराऊंगा, मेरे को ऐसा याद नहीं है, तुमको लगता होगा सर बहुत होशियार है, याद है, ऐसा नहीं, मेरे को ट्रिक याद है, उससे समझ गए, वो लाइन से आ जाता है। आओ, तो ये हो गया, इसका ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? ये पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में। अब पायरुविक एसिड एंट्री मारता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उनको जगा दो, कहाँ खोए हो फिर, ठीक है। ये बना, एक ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो क्या बना? पायरुविक एसिड। मतलब पायरुविक एसिड आपका एनारोबिक और एरोबिक दोनों में मिलेगा, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड की अब हम बात कर रहे हैं पहले एनारोबिक की, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाली कहानी। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला नहीं है, सिर्फ ये है माइटोकॉन्ड्रिया वाला। क्लियर? चलिए, तो पायरुविक एसिड का से क्या बनेगा? एसिटाइल कोलिन एंजाइम। एसिटाइल कोलाइन जब बनेगा तो ये होगी लिंक रिएक्शन। अभी मैं आगे सिखाऊंगा इसको, क्या होगी? लिंक रिएक्शन। उसके बाद जाएगा क्रेब्स साइकिल, फिर जाएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी बस इतना समझो कि पायरुविक एसिड बनाता है एसिटाइल कोलाइन एंजाइम, फिर होता है क्रेब्स साइकिल, फिर होती है लिंक रिएक्शन, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 38 ATP जो बनती है, सॉरी। क्लियर? फिर यहाँ पे यदि हम बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन तो एब्सेंट है। तो बनेगा क्या? मतलब एथाइल अल्कोहल। तभी मैं तुम लोगों को कई बार बोला करता हूं कि अंगूर खा के सांस कम लो, दारू का मजा आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री, बोलो हाँ। आपने अंगूर खाया और सांस अच्छे से नहीं लिया, तो अंगूर को ऑक्सीजन मिली नहीं, तो उसका क्या होगा? इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो क्या निकलेगा? हो गया वेजिटेरियन होके भी मजे हैं। तो जो लोग पीते हैं, यदि उनको नॉलेज हो तो देखो, उनको अंगूर भी खाने का हो जाए और पीना भी हो जाए साथ में। बस ये है कि एक चीज आएगी जिससे तुम नहीं, अगल बगल वाले परेशान रहेंगे। अरे कई बार हुआ होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इस टाइम पे तो शादी वाला टाइम है, इस टाइम पे तो बहुत होता है, शादी वाले टाइम पे तो बहुत होता है। ये ज़्यादातर पता है किसको होता है? लड़कों को होता है, क्योंकि देखो भीड़ भाड़ में लड़कियों की आदत होती है बहुत स्टाइल से छोटे छोटे बाइट खाने की, है ना। और लड़कों के ज़्यादा फर्क नहीं, पेट भरना चाहिए। गांव में तुम देखो महिलाओं को, मम्मी लोगों को, मतलब लड़कों का एक बाइट उनका लड़कों का 4 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन कब? जब गर्ल्स अकेली हो। पब्लिक प्लेस में नहीं। पब्लिक प्लेस में जब तुम्हारी 4 रोटी खत्म होगी ना, तब उनकी 1 रोटी, और 1 रोटी के वो लोग 100 बाइट बनाएं बस में चले तो। और तुमने यदि धोखे से कभी पूछ लिया किसी भी गर्ल से, सिर्फ पब्लिक प्लेस में, कि तुम कितना खाना खाते हो? अरे सर 2 रोटी बड़े मुश्किल से। बोलो सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। चलो अब टाइम बताओ कितना? 11:22, 8 मिनट हो जाएगा। आओ इधर देखो, इमेजिन करो। पहले ना एक डायग्राम देख लो, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। ये मानिए कि एक सेल है। क्या है? सेल। और इस सेल में यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का ये वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल का ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ ना? पक्का? ठीक है। हाँ नहीं चल रही? ठीक है, अब समझो। अब ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है ये सेल है। पूरा का पूरा बोर्ड क्या है? सेल। इमेजिन करो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, ये पूरा का पूरा बोर्ड हमारा सेल है। जो मैंने रेड कलर से बना दिया, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है।
जो हमने खाना खाया सेल के अंदर, अब सेल में हमने ये बना लिया, चलो साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल में अपना ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये वाला है पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ गए? यहाँ पे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो ये वाला पार्ट है ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हीं की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझना बहुत मजा आएगा। जितना तुम लोगों ने सीखा ना, मतलब यहाँ पे मैं कोई नई चीज़ें नहीं बताऊंगा, जितना तुम लोगों ने सीखा वही हम इसको एक सीक्वेंस में रिलीज करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज हुआ था, ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, चाहे वो प्लांट ले चाहे वो अपन लोगों ले, अपन अपनी बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अपन ने ले लिया क्या, ग्लूकोज, और भरोसा मानो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो भी हो वो सेल का साइटोप्लाज्म है। क्या है सेल का, जहाँ पे आपके गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म। इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। एक एक लाइन क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और जब ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में तो क्या बनता है, क्या बनता है, पायरुविक एसिड। अभी तो सिखाया था। क्या बना, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड मतलब इतनी जो स्टेप है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है। मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब ये पायरुविक एसिड जो है तो कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से ये क्रॉस होके अंदर जाना चाहेगा। ध्यान से समझना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से क्रॉस होके अंदर जाना चाहेगा। जब ये अंदर जाएगा तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो उसके ब्रिज का काम करेगा, नहीं करेगा। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को कौन जोड़ रहा है, दोनों के बीच का स्पेस है ना। मतलब ये जो स्पेस है ये ब्रिज का काम कर रहा है, और इसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल वो पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरीफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे होगी बेटा लिंक रिएक्शन। क्या होगी, पायरुविक एसिड का होगा लिंक रिएक्शन और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम में पता कहाँ पे बना है, यहाँ पे। मतलब कि
जो लिंक रिएक्शन है ये होती है पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कहाँ होती है? पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस होती है तो लास्ट प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन होती है तो लास्ट प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोलाइन। मतलब कि लिंक रिएक्शन के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड। हेलो, हाँ हाँ, लिंक रिएक्शन के लिए पहला पायरुविक एसिड होगा ना। सर प्रोडक्ट आखिर में बनेगा ना, रिएक्शन के बाद तो मैं सही हूँ? पानी पी लूँ? रुक जाओ। अभी यदि तुमको डाउट है कि मैं गलत हूँ, अब भरोसा करो सही हूँ। देखो ना, सुनो, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सी प्रोसेस आती है? लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन के लिए पहला कौन सा होगा? यही तो बोल रहा हूँ। चलो, फर्स्ट सब्सटेंस, ठीक है, फर्स्ट सब्सटेंस क्या होगा उसके लिए? पायरुविक एसिड। क्लियर? चलो, अब लिंक रिएक्शन का लास्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। अब ये लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा। क्या है? कहाँ आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा। क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आके क्या बनाएगा? कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल। और जो ये पहला प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा सिट्रिक एसिड। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसी का नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये होगा क्रेब्स साइकिल में। अब जो क्रेब्स साइकिल है ये कंप्लीट होता है कितने स्टेप में? तो ये होगा एन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सुपर 6 फॉर मलिकोबार, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में ऐसे याद रखेंगे। देखो मैं तो ऐसे याद दिखाऊंगा, एन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ओके सुपर 6 फॉर मलिकोबार। एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, सिस एकोटिनेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलेट। तुमको भी सिखाऊंगा, ऐसी मजे आएंगे। चलो, ये हो गया। तो अब यहाँ से बन गया, देखो क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के वो ग्लूकोज की लाइन चल रही है। अब क्रेब्स साइकिल का पहला जैसा सिट्रेट है, लास्ट वाला ऑक्सैलेट था। जब ऑक्सैलेट बनता है तो भरोसा मानो क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का पूरा काम हो चुका होता है। क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का पूरा काम हो चुका होता है। यहाँ पे लास्ट आपका बचता है हाफ O2। क्या बचता है? हाफ O2, और कुछ बचते हैं 2H+ और कुछ बचते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे चीज बाई ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाई ETS ये सारी चीज़ें मिला देते हैं, बना देते हैं पानी। पहले निकल चुका था कार्बन डाइऑक्साइड, क्रेब्स साइकिल में निकला था कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बाद में निकला पानी, और लास्ट में ETS जो कि कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? ये इतना ही है रेस्पिरेशन, और इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस की पूरी 10 स्टेप, एक क्लास तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस लग जाएगा, और एक क्लास लग जाएगा क्रेब्स साइकिल, और एक क्लास लग जाएगा ETS। यदि स्पीड में पढ़ाएं तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स एक साथ पढ़ा सकते हैं, और एक दिन ETS प्लस रेस्पिरेटरी कंटेंट पढ़ा सकते हैं। तो 2 लेक्चर मिनिमम, मैक्सिमम 3 लेक्चर। समझ गए ना? उसके बाद गारंटी है कि एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ, सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो आज आप लोग जाना तो NCERT का पहला दूसरा पेज चाहो तो पढ़ सकते हो, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह का। वैसे अभी नहीं समझ में आएगा, ग्लाइकोलाइसिस एक बार पढ़ लो फिर आ जाएगा। अभी तक का कोई डाउट है क्या? देखो मैंने आज कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन सब कुछ सिखा दिया चैप्टर का। ये देखो, एक बार देख लो। पहले डेफिनेशन,
यहीं पे टाइम लग गया। फिर डेफिनेशन के बाद कैसे होता है यहाँ पे ग्लूकोज का, फिर ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई। समझ गए ना? यहीं से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होते हैं। फिर आगे यदि यहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भरोसा मानो सिर्फ तुमको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, बाकी तुमको सारी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है ना?